अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ शाहरुख सलीम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है एनर्जी। तो पहले डिफ़ाइन करते हैं एनर्जी को। तो इस तरह से ये है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कि काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। तो एनर्जी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। मीन्स के काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। अब इसके बाद देखें इसका एसआई यूनिट। तो एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल में। जूल है यहाँ पर इसका एसआई यूनिट जिसको हम सिंबॉलिकली कैपिटल जी से लिखते हैं। अब यहाँ पर 1 जूल की वैल्यू ये हम लिखते हैं कि 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो 1 जूल जो है बेसिकली ये 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। इसी तरह अगर इसको हम लिखें बेस यूनिट में, तो बेस यूनिट में 1 जूल की वैल्यू होती है यहाँ पर कि 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो एनर्जी को हम लिखते हैं इस तरह से बेस यूनिट की फॉर्म में कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा अगर हम बात करें CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में इसको हम मेजर करते हैं अर्ग में। तो अर्ग जो है यहाँ पर ये होता है यूनिट इस CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में एनर्जी को हम मेजर करते हैं अर्ग में। अब यहाँ पर 1 अर्ग की वैल्यू ये हम लिखते हैं कि 1 अर्ग इज इक्वल टू, ये यहाँ पर इक्वल होती है 1 डाइन फोर्स मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो 1 अर्ग जो है वो 1 डाइन सेंटीमीटर के इक्वल होती है। अब इसको भी अगर हम लिखें बेस यूनिट की फॉर्म में, तो बेस यूनिट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि 1 अर्ग इज इक्वल टू, ये होती है यहाँ पर 1 ग्राम। इसके अलावा ये होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। तो जिस तरह हमने जूल को यहाँ पर लिखा था बेस यूनिट की फॉर्म में, इसी ही तरह से हम लिख सकते हैं अर्ग को बेस यूनिट की फॉर्म में। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके अलावा देखें 1 जूल की वैल्यू। तो यहाँ पर 1 जूल की जो वैल्यू होती है इसको हम लिखते हैं यहाँ पर कि ये इक्वल होती है 10 की पावर 7 अर्ग। तो 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें ब्रिटिश सिस्टम की, तो ब्रिटिश सिस्टम में इसको हम लिखते हैं FTLB। तो FTLB यानी कि फुट पाउंड, ये होता है यूनिट इस ब्रिटिश सिस्टम में इस एनर्जी का यूनिट। तो ब्रिटिश सिस्टम में या FPS सिस्टम में एनर्जी को हम मेजर करते हैं फुट पाउंड में। तो FTLB ये होता है यूनिट एनर्जी के लिए इस ब्रिटिश सिस्टम में। इसके अलावा देखें इसके कुछ और यूनिट्स भी होते हैं जैसे कि किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके अलावा ब्रिटिश थर्मल यूनिट और इसके अलावा कैलोरी। तो ये जो है यहाँ पर ये भी यूनिट्स होते हैं जिसमें हम एनर्जी को मेजर करते हैं। तो किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके अलावा BTU और कैलोरी, ये भी यहाँ पर एनर्जी को मेजर करने के लिए इसके यूनिट्स होते हैं। अब इसके बाद देखें किलोवाट आवर जो एनर्जी का एक यूनिट है, तो ये बेसिकली कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो किलोवाट आवर इसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब 1 किलोवाट आवर की वैल्यू इसमें होती है यहाँ पर कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये होती है इसमें 3.6 मेगा जूल के इक्वल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो इस तरह से ये होती है इसकी वैल्यू अगर हम लिखें जूल्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जो एनर्जी का ही यूनिट है, और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम यूज़ करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, प्रोटॉन की एनर्जी, न्यूट्रॉन की एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी। तो इसको बेसिकली हम एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी का ही यूनिट है और इसको हम यूज़ करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19 जूल के इक्वल। अब इसके बाद अगर हम बात करें BTU की, तो BTU के मीनिंग होते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और 1 BTU इसकी वैल्यू होती है 1055 जूल के इक्वल। तो BTU ये भी एनर्जी का ही एक यूनिट होता है। अब इसी तरह अगर हम बात करें कैलोरी की, तो ये कैलोरी ये भी होता है यूनिट एनर्जी को मेजर करने के लिए, और इसकी वैल्यू होती है 4.184 जूल के इक्वल। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल।
अब इसके बाद देखें इसकी नेचर। तो एनर्जी की होती है नेचर स्केलर क्वांटिटी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो। एनर्जी जो है बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसके बाद देखें इसका डायमेंशनल फार्मूला, और ये होता है इसमें ml² T⁻⁻²। ये होती है डायमेंशन एनर्जी के लिए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, डायमेंशन जो है वो इसकी सेम रहती है। मीन्स कि जो इसका फार्मूला है यहाँ पर, ये हम यही लिखते हैं एनर्जी के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो। अब इसके बाद देखें यहाँ पर एनर्जी की जो है दो बेसिक फॉर्म्स होती हैं। एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी, जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि काइनेटिक के मीनिंग होते हैं बेसिकली मोशन के। तो काइनेटिक एनर्जी ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी के मोशन की वजह से हो। तो ऐसी एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से हो, इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और इसका फार्मूला होता है यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो 1/2 mv² ये होता है इसका फार्मूला, जिसमें m शो करता है बॉडी के मास को और इसके अलावा v शो करता है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये होता है इसका फार्मूला। अब इसी ही फार्मूले को हम आगे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी को लिखना हो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ अगर आप देखें कि अगर हमें इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना हो, तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखने के लिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे m से। तो यहाँ पर हमने m से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करवा दिया, जबकि ये mv² इसको हमने यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर दिया, राइट। आप इसके बाद आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और ये m इसको वैसे ही कॉपी कर दें। अब इसके अलावा देखें m मल्टीप्लाई बाय m, तो ये हो जाएगा यहाँ पर m² और इसके अलावा ये v² इसको एज इट इज कॉपी कर दें। आप आगे सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि 1/2 m। अब यहाँ अगर आप देखें तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पर mv को हम रिप्लेस कर सकते हैं मोमेंटम से, राइट। और यहाँ पे जो फॉर्मूले का स्क्वायर है इसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मास और वेलोसिटी इन दोनों को रिप्लेस कर दिया हमने मोमेंटम से, और जो यहाँ पर इन दोनों पे स्क्वायर था इसको हमने यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर दिया। अब आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि p का स्क्वायर, तो ये होता है p² यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर, फिर ये अपॉन 2m। तो ये होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। अगर हम इसको लिखें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम देखें यूँ भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय m और मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। तो इसी ही फॉर्मूले को हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। यहाँ से अगर आप मोमेंटम की वैल्यू मालूम कर लें तो मोमेंटम की वैल्यू होगी इसमें कि p इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2m और ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फैक्टर्स कि काइनेटिक एनर्जी पर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है नंबर 1 बॉडी का मास, कि जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा इतनी ही ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। नंबर 2 ये डिपेंड करती है यहाँ पर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी के वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है नंबर 1 बॉडी के मास पर। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी
ये डिपेंड करती है नंबर 2 बॉडी की वेलोसिटी पर। तो ये दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिस पर काइनेटिक एनर्जी ये मेनली डिपेंड करती है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है और ये मूव कर रही है वेलोसिटी v से। अब यहाँ अगर हम इसकी वेलोसिटी को डबल कर दें यानी कि ट्वाइस कर दें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको हम इस तरह पे सॉल्व कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के ई इज़ इक्वल टू, और ये होता है 1/2 mv²। तो ये बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी है जो इसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। तो इस कंडीशन में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इसके इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी को ट्वाइस कर दें, मींस कि वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दें, ये डबल कर दें, तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इसकी जो वैल्यू है ये भी वेरी करेगी, और इसको हम कह रहे हैं कि ये इक्वल है के ई प्राइम के। तो के ई प्राइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसमें 1/2 और ये इसमें mv² प्राइम। तो क्योंकि हम वेलोसिटी वेरी कर रहे हैं तो वेलोसिटी वेरी करने से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी वेरी करेगी। अब यहाँ पर गिवन है आपको कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो वेलोसिटी है ये हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं 2 टाइम्स, यानी कि डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और v प्राइम जो है यहाँ पर इसको हम रिप्लेस कर देंगे, देखें इस तरह से कि ये इक्वल हो जाएगा 2v, यानी कि जो भी इसकी ओरिजिनल थी हमने यहाँ पर इसका जो है ट्वाइस किया है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2v और फिर ये फॉर्मूले का इसमें स्क्वायर। आप आगे सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखें इस तरह से कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई प्राइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसमें 1/2 m, इसको यहाँ पर वैसे ही कॉपी कर दें। अब ये स्क्वायर 2 पर भी है और ये स्क्वायर v पर भी है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल होता है यहाँ पर 4 के, और v का स्क्वायर होता है v²। आप इसके बाद इसको यहाँ पे रीअरेंज कर दें, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई प्राइम इज इक्वल टू 1/2, राइट। इसके अलावा ये mv², इसको आप इस तरह पे लिख दें यहाँ पर, तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह पे लिख दिया, और 4 जो है इसको हम यहाँ पे अलग से इस तरह से लिख देंगे। अब ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का कि 1/2 mv²। तो इस ब्रैकेट को हम रिप्लेस कर देंगे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई प्राइम इज इक्वल टू, तो यहाँ हम लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी और ये 4 जो है इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे। तो ये ब्रैकेट जो है इसको हमने रिप्लेस कर दिया काइनेटिक एनर्जी से जो इसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसकी वेलोसिटी को डबल करेंगे तो वेलोसिटी को डबल करने से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो के ई प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी को डबल करने से यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। अब इसी तरह आपको एग्जाम में जो है वो ट्वाइस की जगह आपको थ्राइस भी दे सकते हैं, आपको यहाँ पर 1/2 भी दे सकते हैं, और आपको यहाँ पर जो है वो 4 टाइम्स भी दे सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू दें, चाहे वो मास की दें चाहे वो वेलोसिटी के दें, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यानी कि मेथड जो है वो आपको इसी तरह से यही यूज़ करना है। अब इसके बाद देखें इसकी एक और फॉर्म, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये बॉडी की वो एनर्जी होती है जो इसकी पोजीशन की वजह से हो। तो इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें है नंबर 1 यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बेसिकली वो एनर्जी होती है जो बॉडी में स्टोर होती है उसकी हाइट की वजह से, कि जब हम किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो इस कंडीशन में हम जो भी वर्क करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, वो वर्क डन जो है स्टोर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इस तरह से ये है इसकी डेफिनेशन, और इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि PE ये इक्वल होती है यहाँ पर मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये होता है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसके बाद देखें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू।
ये डिपेंड करती है बेसिकली हाइट पर। जिस तरह इसका फार्मूला है mgh, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये हाइट पर भी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देखें इसकी एग्जांपल कि ये हाइट पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो अगर हाइट की वैल्यू इक्वल हो 0 के, तो इस कंडीशन में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होती है 0 के। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी इतनी ही ज़्यादा बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। तो अगर हाइट की वैल्यू इक्वल हो 0 के, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू 0। अब इसके अलावा देखें पोटेंशियल एनर्जी की एक और टाइप भी होती है और इसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ये वो एनर्जी होती है जो स्टोर होती है स्प्रिंग में। अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस या इसको स्ट्रेच करें तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है इसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें इस तरह से कि सिंबॉलिकली इसको हम लिखते हैं U से। तो U शो करता है यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को, और इसका फार्मूला होता है 1/2 kx स्क्वायर। तो 1/2 kx स्क्वायर ये होता है फार्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, जिसमें k शो करता है स्प्रिंग कांस्टेंट को, x शो करता है यहाँ पर इलोंगेशन, मींस के कितना आपने स्ट्रेच या कितना कंप्रेस किया है। तो x जो है बेसिकली यहाँ पर ये डिस्टेंस को शो करता है। तो u इज़ इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, ये होता है फार्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसके बाद देखें इसकी एक और टाइप, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ये वो एनर्जी होती है कि जब हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर जो भी हम वर्क करते हैं वो वर्क डन जो है बेसिकली स्टोर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से कि डेल्टा U ये शो करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, और इसका फार्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता है फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। इन्हीं ही टॉपिक से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।